हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव में। अगर आईबीपीएस कहीं पे भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल कोई भी यहाँ पे लेके आ रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहते हैं। ठीक है, हर साल अभी तक रहे हैं और आपको आगे भी ऐसे मिलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे मतलब सर्वे किया इकोनॉमिक का। ठीक है, इकोनॉमी का सर्वे हुआ। ठीक है, अब सर्वे है, सर्वे में क्या होगा? सर्वे में हम नॉर्मली जो सर्वे होते हैं उसमें क्या करते हैं? सर्वे में नॉर्मली क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या क्या हुआ है। राइट, कोई भी सर्वे होता है, कोई भी जनगणना होती है, कोई भी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उससे मैच करते हैं कि क्या प्रेडिक्शन थी, ठीक है, और क्या आउटकम आया है। राइट, ठीक है, तो ये है सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली, इकोनॉमिक का सर्वे ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेड होता है, एक प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन इसे मतलब प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के सामने बिफोर द बजट। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों अलग चीज़ हैं। बजट एक आने वाले, हम क्या करेंगे, हमारा बजट क्या है, हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हमें अभी तक जो इकोनॉमी है उसका सर्वे क्या है, पूरे पिछले साल में क्या क्या हमारी इकोनॉमी ने परफॉर्मेंस की है। ओके, सो इकोनॉमिक सर्वे पहले होता है, बिफोर होता है। ओके, सो आपको बेसिकली एक ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक ऐसा, ठीक है, द फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट, आईबीपीएस में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस which gives a detailed account of the various sector of the economy, overall economic scenario of the country in the past year and provide a outline of the year ahead is known as। तो ऑप्शन में हो सकता है एनुअल बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो राइट आंसर इज इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हाथ रखा था ताकि आपको पता भी हो, क्योंकि एक डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है, बिल्कुल बेसिक है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये है कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, और इसे तैयार कौन करता है? इसे जो हमारे चीफ, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं वो इसे तैयार करते हैं। हर बार इसे नया पर्सन तैयार करता है। इसे जो इस बार किया है वो संजीव सन्याल ने इसे किया है प्रिपेयर। ओके, और ये सिंगल वॉल्यूम था रेदर देन 2 वॉल्यूम। पहले क्या होता था कि पहले हमेशा 2 वॉल्यूम में इकोनॉमिक सर्वे होता था, लेकिन इस बार ग्राफ का यूज़ किया गया और बड़ा ही कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया और ये जो डाटा था ये 1 वॉल्यूम में बना था। ठीक है, अब इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी चीज़ें उन्होंने तुलना करके देखी। 1 बाय 1 इसे देखेंगे। ठीक है, अभी तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ये बात स्वाभाविक है कि 1 से 2 जो कोविड की 2-3 वेव्स आई हैं, ठीक है, और उसमें हमारे इकोनॉमिक सर्वे में उसकी चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले इकोनॉमिक का ये करने के बाद यहाँ पे जो चला, यहाँ पे एक टर्म और एक स्टेटमेंट यूज़ करी गई। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ओके, यहाँ पे तो इकोनॉमिस्ट हैं ये है फ्राइडरिच हैयक। ठीक है, जो फ्राइडरिक हैयक है, इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी इकोनॉमी को लेके, और वो स्टेटमेंट थी यहाँ पे द प्रिटेंस ऑफ नॉलेज, द प्रिटेंस ऑफ नॉलेज। ओके, यहाँ पे ये है, इनका मतलब ये है कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी को, फिनोमिने को समझना। ठीक है, प्रिटेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है, प्रिटेंस ऑफ नॉलेज का मतलब है कि एक ऐसी फिनोमिना, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स को समझना जो कि एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो इन्होंने वाकया, यो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे इन्होंने अपने नोबेल जो प्राइज़ ये जब एक्सेप्ट कर रहे थे उसकी स्पीच में इन्होंने ये यूज़ किया था। और सेम ही इसका एग्जाम्पल हमारे इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जिक्र ये था कि कोविड में कोई भी किसी को पता नहीं था कि इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है। ठीक है, और इसको लेके ये वाकया जिक्र हुआ, और साथ में ये भी बोला कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसके कंपैरिजन में बहुत ही बेटर है। ओके, चलिए, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा यूज़ की गई थी। ठीक है, चलिए सबसे पहले थी स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट
ठीक है। स्टैटिक्स क्या मतलब, स्टेटस क्या है, ठीक है, इकोनॉमी का। पहले प्रेडिक्शन को देखेंगे, क्या क्या प्रेडिक्शन थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट सेक्टर में, ठीक है, और क्या क्या आउटकम निकल के आई हैं, जो कि एस्टिमेट की जा रही थी, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। यहां पे क्या था कि इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड ये की गई थी कि वो 9.2% रियल टर्म में, ठीक है, जो कि वो ग्रो होगी, ठीक है, 2021-22 में, जबकि 2020-21 में 7.3% थी, ठीक है। तो ये चीज मानी गई थी, ठीक है। अब ये चीज पहले ही थी, तो ये आ सकता है कि कितनी एस्टिमेटेड थी, यहां पे एस्टिमेटेड का ध्यान रखना, और ये था फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन के तहत, ठीक है। तो ये थी 9.2%। इसके यहाँ पे तो जीडीपी प्रोजेक्टेड यहाँ पे 22-23 के लिए, अभी 22-23 चल रहा है अभी का, तो यहाँ पे कितनी प्रोजेक्टेड की गई है कि कितनी होगी, और ये 8 से लेके 8.5% तक यहाँ पे जीडीपी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये बोल दिया और ये जाएगी। अब वर्ल्ड बैंक बोलेगा मैं अपनी स्टेटमेंट देता हूँ, ये इतनी जाएगी इंडिया की। आईएमएफ बोलेगा ये इतनी जाएगी। अच्छा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलेगा, ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इसका इंडिया के डेवलपमेंट में। ओके, सो ये बोलेगा इंडिया की जीडीपी इतनी जाएगी, ठीक है। आईएमएफ ने अलग बोल दिया। चलो वर्ल्ड बैंक का देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोनों ने फोरकास्ट की, ठीक है, लेटेस्ट, कि जो इंडिया की जीडीपी है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि 8 से लेके 8.5 तक जाएगी, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ये जाएगी 8.7%, ओके, एंड 7.5 बोला गया है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, 2022-23 के लिए। अब अगर वर्ल्ड बैंक ने, अब ये आया कि इंडिया की जीडीपी कितनी एस्टिमेट की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो 8.7, एडीबी के द्वारा 7.5, ओके। और यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे आईएमएफ की, ठीक है, तो आईएमएफ ने एक अलग डाटा दिया है, 3 साल का उन्होंने कंजिक्यूटिव में बोला है कि इंडिया बहुत इमर्जिंग कर रहा है। कैसे? आईएमएफ ने क्या बोला है? आईएमएफ ने बोला है कि ये इससे भी ज़्यादा जाएगी। कैसे? उन्होंने लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन में, पूरे के पूरे प्रोजेक्शन में इंडिया की रियल जीडीपी उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट की है कि 9% जाएगी 2021-22 में भी और 22-23 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे 9.2 इंडिया बोल रहा था, 9% यहाँ पे 21-22 और 22-23 दोनों का ही बोल दिया, दोनों का 9% जाएगा, और 7.1% जाएगी यहाँ पे 23-24 में। और ये इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पे मेजर इकोनॉमी होगा इन द वर्ल्ड इन द अपकमिंग फॉर 3 years, ओके। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं है कि वो ये पूछेगा कि जीडीपी इंडिया की कितनी है, सो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन से ईयर में प्रोजेक्ट की गई। तो ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ही है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी का कोई इतना खास अपना है नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आरबीआई कह लो, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब आता है सेक्टरल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का 3.9% यहाँ पे 2021-22 में बोला गया, ठीक है। इंडस्ट्री का इससे कितना रहा है, लगभग 3 टाइम इंडस्ट्री का, ठीक है। और सर्विस सेक्टर का लगभग 2 टाइम 8.2% 2021-22 में, ठीक है। और अगर हम डिमांड साइड की बात करें, और हम ये देखें कि डिमांड साइड क्या हुआ है, तो डिमांड साइड जो है हम देखेंगे, डिमांड साइड मतलब जहाँ पे डिमांड है, ठीक है। अब इकोनॉमी में, ठीक है, एक डिमांड साइड भी होती है, ठीक है। तो डिमांड साइड में क्या आएगा, कंजप्शन आएगा, कंज्यूम होगा, ठीक है, डिमांड आ रही है, कंज्यूम होगा, ओके। तो जो हमारा कंजप्शन है वो यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमी में बढ़ेगा 7% पिछले साल की तुलना में, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोली कि 7% जो है वो बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल एसेट, कोई भी एसेट किसी भी टाइप में, ठीक है, कैपिटल, जो कैपिटल है वर्किंग हो सकती है, फिक्स हो सकती है, ठीक है। वर्किंग जो चल रही हैं, अपनी कार, कोई भी मूवेबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो फिक्स है, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह होगी, कुछ भी होगी, तो यहाँ पे बोला है ग्रॉस मीन्स यहाँ पे नेट अलग है, ठीक है, नेट इसमें से माइनस होके आएगा, ग्रॉस टोटल ओवरऑल जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड का बोला गया है, ध्यान रखना, ओवरऑल फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, सारा कैपिटल समझना। ओवरऑल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 15% बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा 16%, सॉरी बढ़ा है, 2021-22 की बात है, ठीक है। और इंपोर्ट है 30% बढ़ा है, ठीक है। इंपोर्ट दुगना हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। खैर ये पहले और भी ज़्यादा होता था, ठीक है। चलिए आगे है इसमें, तो सेकेंड वेव का इन्होंने बोला है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, ठीक है, जितना कि फर्स्ट का पड़ा था। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर था भी तो भी वो हेल्थ इम्पैक्ट जो था वो मोर सीवियर था बाकी सभी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आगे बात आती है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट की रसीद, कितने का रिवेन्यू हो गया है टोटल, ठीक है। टोटल रिवेन्यू कितना रुपया जो है हमारा रिवेन्यू में आ गया है, उसकी रसीद जो है, रिसिप्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी है। तो अप्रैल से नवंबर 2021 तक, ठीक है, जो ये था ये 67%, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया था पिछले साल के एक्सपेक्टेड में। मतलब माना ये गया था कि 2021 में 9% बढ़ेगा, लेकिन 67% बढ़ा है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मतलब ये लगभग 7% बढ़ा है, सॉरी 7 टाइम ज़्यादा है, परसेंटेज नहीं टाइम, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाटा अपने आप में एक्सपेक्टेशन से 7 टाइम ज़्यादा आया है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है फिस्कल डेवलपमेंट। फिस्कल का मतलब भी रिवेन्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे फिस्कल का आप रिवेन्यू से ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है रिवेन्यू, फाइनेंस में इसे यूज़ किया जाता है, बजट वगैरह में रिवेन्यू को यहाँ पे फिस्कल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। चलो सबसे पहले ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। अब ग्रॉस का मतलब है मतलब टोटल ओवरऑल जितना हुआ है, ठीक है। नेट कितना हुआ है ये बाद में, जैसे कि होता है ग्रॉस इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम है हमारी 10 लाख रुपया, नेट इनकम कितनी है 7 लाख, तो बीच का 3 लाख कहाँ पे गया कि वो हमारा खर्चा हो गया, ओके। सो इसीलिए क्या है ये यहाँ पे ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है, ठीक है। और जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है ये 50%, ठीक है, नवंबर से यहाँ पे अप्रैल तक बढ़ा है, ठीक है, ग्रो हुआ है, रजिस्टर हुआ है, तो ओवर द 50% है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब अप्रैल से नवंबर 2021 तक यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसे सेपेक्स बोल देते हैं, एक ये टर्म है, अब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्चा किसका, कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल का जो खर्चा है वो भी बड़ा है, वो है 13%, 13.5% बड़ा है, ठीक है। और जो कि किसमें कैपिटल बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा फोकस करके किस एरिया में इंडिया जा रहा है, तो वो जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे 2 वर्ड बोल दे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंसिव बोल दे और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव बोल दे, ठीक है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बिल्डिंग्स, हमारी रोड्स, हमारा जितना भी है ना, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, राइट। अब इसमें यह है कि अगर वो एक्सटेंसिव है, बहुत ही बड़ा ऐसे मतलब विशाल है, तो मतलब एक्सटेंसिव में आएगा। इंटेंसिव जगह कम है और क्या है किसकी, ये बिल्डिंग है, ठीक है। एक यहाँ पे 10 स्टोरी है बिल्डिंग है, यहाँ पे जगह इसकी कितनी है, जगह इसकी मान लो कि आप 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है, एक 10 स्टोरी बिल्डिंग एक एक करके ऐसे करके हम यहाँ पे 1000 मीटर स्क्वायर में बना रहे हैं, तो ये है इंटेंसिव, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड है, हमें ध्यान में रखने हैं। आगे चलो, आगे ये बोल रहे हैं कि सस्टेन्ड जो रिवेन्यू है, सस्टेन्ड रिवेन्यू कलेक्शन जो बना हुआ है, ठीक है, वो जो है एंड ए टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, ठीक है, वो जो है वो फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है हमारा घाटा, फिस्कल में कितना रिवेन्यू आया और कितना गया, ठीक है। तो वो इन्होंने बोला है, ठीक है, ये इन दोनों को लेके सस्टेन्ड रिवेन्यू कलेक्शन, ओके, एंड टारगेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, पॉलिसी जो है, ठीक है, वो कंटेन द फिस्कल डेफिसिट अप्रैल से लेकर नवंबर तक वो 46% है, ठीक है, बजट एस्टिमेशन, ओके। तो यहाँ पे 46% जो है इसका फर्क है। आगे आता है हमारा, आगे आता है यहाँ पे कि जो
यहाँ पे बोरोइंग ऑन अकाउंट, ओके, कोविड-19 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डेब्ट है। अब कोविड-19 के करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मेजरमेंट की और उसका जो डेब्ट है वो क्या हुआ है, बड़ा है। वो कितना, 49.1% ऑफ जीडीपी था 2019-20 में, जो कि 59.3% ऑफ जीडीपी हो चुका है, जो कि माना जा रहा है कि आने वाली जो ट्रैजेक्टरी बहुत ही ज़बरदस्त जो है आगे चल के ये गिराव आएगा इसमें, क्योंकि आगे चल के इकोनॉमी रिकवर होगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है। ओके, बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर मींस इंडिया के बाहर वाले सेक्टर। ठीक है, सो एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल होगा तो ऑब्वियसली बात है मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट हैं, इंपोर्ट हैं, हमारे मर्चेंट्स हैं। ठीक है, वो रिबाउंडेड स्ट्रांगली, यहाँ पे बोला है कि सरपास्ट रहे हैं। सरपास्ट का मतलब है ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, सरपास्ट रहे हैं। ठीक है, प्री कोविड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि यहाँ पे सरपास रहे हैं प्री कोविड लेवल, कि कोविड के लेवल को छोड़ के अगर पहले वाले कोविड के पहले का हम लेवल देखें उससे भी ज़्यादा हुआ है। अब बात आती है नेट कैपिटल फ्लो। ठीक है, कैपिटल फ्लो। ठीक है, मैंने पहले बोला कैपिटल फिक्स, वर्किंग, हर तरह की कैपिटल काउंट की जाती है। ठीक है, तो वो जो फ्लो है, ठीक है, वो हायर है यूएसडी डॉलर में अगर 65 बिलियन का है। ठीक है, वो फर्स्ट हाफ में है 2021-22 के। ठीक है, तो नेट कैपिटल फ्लो, यहाँ पे ग्रॉस नहीं है, नेट कैपिटल फ्लो का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो बाकी जो है इसमें ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर अलोकेशन वगैरह यहाँ पे होता है। ये आरबीआई वगैरह कमर्शियल बोरोइंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, हायर बैंकिंग कैपिटल्स होती हैं। ठीक है, ये सब आप ना भूल के आप सिर्फ इतना कर लो कि कैपिटल फ्लो जो है फॉरेन में इंडिया का वो 65 बिलियन था फर्स्ट हाफ में। अब इंडिया का एक्सटर्नल जो डेब्ट है वो भी बड़ा है। कोविड में जैसे पहले जिक्र हुआ कि हमने डेब्ट लिया तो डेब्ट बड़ा है। अब टोटल हम एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो 593 बिलियन है सितंबर से लेके। ठीक है, यहाँ पे सितंबर तक, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है पहले कितना था, ये 500 यहाँ पे 56 बिलियन था पहले, अभी बड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एडिशनल एसडीआर ये किसके द्वारा अलोकेट किया गया था, IMF के द्वारा, और भी यहाँ पे कमर्शियल बोरोइंग हुई, मतलब बहुत कुछ इंडिया ने खरीदा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो रिजर्व जो एक्सचेंज किया जा सकता है फॉरेन में, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बड़ा है 600 बिलियन। ठीक है, फर्स्ट हाफ में। ठीक है, और ये 633 बिलियन जाएगा दिसंबर 2021 तक जाएगा, और ये फर्स्ट हाफ में इतना था, और ये ये थर्ड आ गया, हाँ थर्ड में दिसंबर में जाके ये 633 चला गया था। और यहाँ पे एक और बात है कि एंड ऑफ नवंबर 2021 में इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर। ठीक है, यहाँ पे बात करी थी ना, बड़ा है। अब ये सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बना है इंडिया। फॉरेक्स का मतलब है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, कोई भी करेंसी कैपिटल जाती है उसे बोलेंगे फॉरेक्स। तो फॉरेक्स जो रिजर्व है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आया है, वो 4th नंबर पे है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से हमारा पुराना नाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आती है मॉनेटरी मैनेजमेंट। अब मॉनेटरी मनी को लेके कुछ मैनेजमेंट कुछ मैनेजमेंट टैक्टिक्स, ठीक है, और फाइनेंशियल यहाँ पे इंटरमीडिएशन क्या क्या किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विड, मतलब मार्केट में मनी का फ्लो। ठीक है, मनी का फ्लो, ठीक है, उसे बोलेंगे लिक्विडिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी, द लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस। सरप्लस मीन्स प्लस में रही है, बस ये याद रख लो आप कि ये ज़्यादा रही है। एवरेज अगर रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, जब मतलब बैंक आरबीआई से रुपया लेता है और उसे कितना पे करना पड़ेगा, और वो 4% 2021-22 में। अब यहाँ पे आरबीआई क्या चाह रहा था, एक बात आप सोचने पे मतलब सोचिएगा, कोविड आया है तो आरबीआई क्या चाहेगा,
इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अब देखिए, लोगों के पास रुपया खत्म हुआ है तो सेंट्रल बैंक यही चाहेगा ना कि मार्केट में रुपया जाए, राइट। और मार्केट को रुपया जाने के लिए बैंक के थ्रू जाएगा, और बैंक कब देगा? जब आरबीआई बोलेगा हाँ मैं तुम्हें सस्ते में दे रहा हूं, तुम आगे लैंडिंग करो, तुम आगे लोन करो, करेक्ट। तो यहां पे बैंक को, यहां पे जो रेपो रेट है वो 4% रही है एवरेज, मतलब बैंक बोरोइंग कर सकता है आरबीआई से। मोर ओवर आरबीआई ने क्या किया कि और भी वेरियस मेजर्स किए, इसके अलावा रेपो रेट के अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स किए, और उन्होंने एक विंडो ओपन की और उसने एक प्रोग्राम चलाया जिसे बोलते हैं GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिस्पेक्ट में, ये GSEP भी लिखा आ सकता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया और क्यों चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरबीआई ने यहाँ पे इसके बाद इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम चलाया, ठीक है। ये क्यों चलाया गया कि एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है, स्पेशल एक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किए जाए फर्दर लिक्विडिटी के लिए। कि यहाँ बैंकों का तो ये होता है एक बार ले लिया फिर आरबीआई थोड़ा सा 4.5 कर देगा, 5 कर देगा, तो इसमें कोई गारंटी वारंटी इतना होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक सिक्योर सिस्टम के थ्रू चलाया जाता है, ये वाली चीज़ें, विंडो ओपन होती है, थोड़े यहाँ पे सोने बॉन्ड वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चलाए ये लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि ये सेफेस्ट तरीके से चलाए जाते हैं ये वाले। वैसे तो ये भी सेफ ही है, बैंक कहाँ से भागने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक टेक्निकली टर्म में ये सेफेस्ट बोला जाएगा। ओके, तो जो GSEP है यहाँ पे ये डेडिकेटेड था लिक्विडिटी विंडो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे बोला है विच आरबीआई बाय सोवरेनियन पेपर, ठीक है, सोवरेनियन पेपर। ये ऐसे गारंटीड, मतलब ऐसे गारंटीड पेपर होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है, अपने स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एक मतलब जो एपिलाइट अथॉरिटी है वो अपनी दम के ऊपर एक पेपर बनाती है, और वो सोवरेनियन पेपर होते हैं कि ये लीजिए हम पेपर देते हैं और आप हमें रुपया दीजिए और ये हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो पेपर है ये आप कभी भी हमें वापस दीजिएगा और हम आपको रुपया वापस देंगे। ओके, सोवरेनियन पेपर to infuse, to flow the cash in the banking system. ओके, सो ये GSEP बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिस्पेक्टिव में। आगे बात करते हैं, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन चल रहे हैं, फाइनेंशियल का इंटरमीडिएशन हुआ, मॉनेटरी मैनेजमेंट कैसे की गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभी समझ में आ रहा होगा। आगे है यहाँ पे बैंक का क्रेडिट जो ग्रोथ है एक्सीलरेट यहाँ पे हुआ, बढ़ा ग्रेजुअली इन 2021-22 में, ठीक है, 5.3% में अप्रैल 2021 में, और लास्ट में जाके 9.2% हुआ क्रेडिट ग्रोथ, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। बैंक का क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट मींस बैंक ने आगे जो लैंडिंग है वो बढ़ी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये सब हो रहा है और एनपीए की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। एनपीए के मुद्दे को लेके तो इतना बवाल मचा है आज तक, ठीक है, आप सभी को पता होगा। ओके, सो यहाँ पे एनपीए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोले ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो एडवांसेस हैं, ठीक है, जो एसेट्स हैं, वो जो रेशो है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि 17-18 में ये 11% थे और ये 6.9% रह गया है सितंबर 2021 में, लगभग हाफ आ गया है 4 साल में। इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे है नेट, यहाँ पे ग्रॉस का बोल दिया, चलो नेट बताओ, ठीक है, ये भी टर्म है। ओके, सो नेट में ये है, नेट में है, नेट जो परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशो डिक्लाइन हुआ है, ये पहले 6% था, अभी 2.2% रह गया है, मतलब लगभग ये 3 टाइम हाफ हो गया है, और ये ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेट उम्मीद है कि आपसे पूछा जाए, वैसे आप ये भी दोनों भी ग्रोस भी साथ में कर लेना। अब है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशो, ठीक है। अब देखिए कैपिटल टू वेटेज रिस्क वेटेज एसेट, ओके। अब कितनी कैपिटल मेरे पास है, ठीक है, कितनी संपत्ति मेरे पास है और कितनी मैंने रिस्क में एसेट लगाई है, रिस्क एसेट, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया है तो मैंने क्या किया कि उसमें से 40 रुपये रिस्क में लगा दिए, मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, मैंने कहीं भी, मैंने क्रिप्टो में लगा दिए, मैंने कहीं भी लगा दिए, ओके। मैंने कहीं विदाउट गारंटी किसी को लोन दे दिया, वो भी रिस्क है, ठीक है। तो उसका रेशो कितना है तो ये मेरी एसेट ही, लेकिन रेशो कितना है, कितना मेरा रिस्क में पड़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये है रेशो जो है वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सभी हम अभी तक लैंडिंग करते जा रहे थे ना, अभी देखिएगा कैपिटल टू रिस्क जो वेटेज एसेट रेशो है शेड्यूल जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो कंटिन्यूड इंक्रीज फ्रॉम 13%, यहाँ 13 था 17% हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए बाकी सब चीजें घट रही थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लेकिन रिस्क रेशो बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम लैंडिंग करेंगे तो कुछ तो हम रिस्की फैक्टर में भी जाके लैंडिंग करेंगे, कुछ भी रिस्की फैक्टर में भी हम करेंगे, राइट। सो यहां पे जो है ये चीज बड़ी है, ओके। इसके बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, ओके। तो यहां पे तो अकेला पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन एसेट, ओके। एसेट क्या है, एसेट देखिए कोई भी संपत्ति, ठीक है। अब जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक की संपत्ति थी उसके ऊपर जो रिटर्न हमारा आना है वो पॉजिटिव हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे ये एसेट हमारी ये संपत्ति पड़ी है और उसमें जो रिटर्न आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो वो पॉजिटिव में आना शुरू हुआ है। इक्विटी, यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मीन्स है हिस्सेदारी, ठीक है। इक्विटी का मीन्स है हिस्सेदारी, कोई भी चीज में अगर किसी का शेयरिंग है, हमने कोई शेयर किया है, हमने वो चीज में अपनी बराबर की हिस्सेदारी लेके और वो काम चल रहा है और उसे हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब जब शेयर खरीदते हैं तो वहां पे बोलते हैं ना कि इसकी इक्विटी मार्जिन कितना है, इसका शेयर मार्जिन कितना है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे कुल मिला के बड़ी ही प्यारी प्यारी चीजें, पॉजिटिव चीजें दर्शाई गई हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। और हमारा अगला आता है मॉनेटरी मैनेजमेंट में ही हम आगे थोड़ा और देखेंगे, और ये बस मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है, ओके। तो यहां पे ये है कि कुछ बाकी सब हो और सेंसेक्स और निफ्टी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अब हमारा आ गया है एक्सेप्शनल ईयर फॉर द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के लिए। अब देखिए कैसे एक्सेप्शनल है, सभी ने सुना होगा इंडिया का शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया है, सेंसेक्स बहुत हाई हो गया है, निफ्टी बहुत हाई हो गया है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे ये है सबसे पहले सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पता होगा, ठीक है। सिक्योरिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि हमने आईपीओ ऑफर किया, ठीक है। ये वाले ईयर को हमने 2021 अप्रैल से नवंबर 2021 में हमने 75 कंपनीज को आईपीओ हमने ऑफर किया और उससे हमने 90,000 लगभग करोड़ 89,066 करोड़ हमने यहाँ पे रेज कर लिए सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा हायर था लास्ट डिकेड, मतलब इंडिया की जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का जो मेन मतलब मुद्दा है, यहाँ पे बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं, बाकी सभी प्राइवेटाइजेशन की कोई भी कंपनी आ रही है सेबी के पास जाके अपनी आईपीओ लॉन्च करवा रही है और वो आगे पब्लिक को जाके शेयर लॉन्च कर रहे हैं। आईपीओ होता क्या है, आईपीओ होता है इनिशियल स्टार्टिंग में पब्लिक को ऑफर करना, क्या, शेयर, ठीक है। अब इसकी अथॉरिटी हम कैसे लेते हैं, ये एक बोर्ड है सेबी, इसके चेयरमैन चेंज हुए हैं फरवरी 2022 में, पढ़ लेना, ठीक है। तो सेबी जो है, ठीक है, ये इसे परमिशन लेनी है, इसके पास हमें रुपया रखना होता है, सिक्योरिटी रखनी होती है कि हाँ हम भागेंगे नहीं, अगर आपके लोग, इंडिया के लोग हमसे शेयर खरीदेंगे तो ये गारंटी आपके पास है, उनका पैसा सेफ होगा, हम मतलब भागेंगे नहीं, और भागेंगे और ये सिक्योरिटी बेच के आप उनको रुपए दे देना, दैट इज़ द सेफेस्ट मतलब फेस, ओके। सो यहाँ पे जो है सेबी, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए सेबी यहाँ पे देता है। आगे आता है सेंसेक्स एंड निफ्टी स्केल अप हुए हैं, ये पता है। सेंसेक्स जो गया है ये लास्ट तक 61,766 को छुआ है और ये 18,477 को छुआ है अक्टूबर 2021 तक। ये जब 10,000 आया था ना, तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी चाइना के, मतलब शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे, शायद शी जिनपिंग उनके जो प्रेसिडेंट है उनकी थी, कि हमें निफ्टी दे दो, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बोली थी, ठीक है। तो ये एक इंडिया का काफ़ी मतलब अल्यूमिंग सेक्टर है, ठीक है। और बाकी ये है कि इंडिया जो है ये वन ऑफ द मतलब मेजर
इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है। बाकी की सभी कंपैरिजन करें अप्रैल दिसंबर 2021 के, जितने भी इसके पीर्स हैं, कलीग्स हैं, मतलब जो इंडिया में डेवलपिंग कंट्री के इमर्जिंग मार्केट में जितने भी है, डेवलप्ड कंट्री से नहीं, पीर्स मीन्स कलीग जितने भी इसके साथ वाले हैं, उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। ये है पार्ट 1 इकोनॉमिक सर्वे का। उम्मीद करेंगे ये इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होती हैं। थैंक यू सो मच।